हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है एंसेस्ट्रल हीलिंग के ऊपर। जब हम इनर वर्क सीरीज़ करते हैं, बहुत सारे हमें इश्यूज़ दिखते हैं, बहुत सारे वुंड्स दिखते हैं जिन्हें हमें हील करना होता है। और उस वुंड्स और उस इश्यूज़ में सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंसेस्ट्रल रूट्स। आप चाहे कितना भी कहो कि आप अपने माँ बाप की तरह नहीं हो या दादा दादी या नाना नानी की तरह नहीं हो, बिलीव मी, आज भी आपके जेनेटिक इम्प्रिंट्स उन्हीं की तरह हैं। कहीं ना कहीं आपका फेस कट, आपकी नोज़ वही मिलती है, उसी लाइन से मिलती है। सो एंसेस्टर में जब आपका इतना जेनेटिक मैपिंग एंसेस्टर की तरह है, इसी तरह से एंसेस्टर कर्मा भी आपके अंदर, आपके डीएनए में स्टोर्ड है। ये एक चिप की तरह स्टोर्ड है। आप कॉन्शियस नहीं होते उसके बारे में, इन पैटर्न्स के बारे में। जैसे आप अवेकनिंग की जर्नी में आते हो या मेडिटेशन, इनर वर्क, कुछ भी प्रैक्टिसेस स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है और तब जाके आप इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हो। एंसेस्ट्रल कोड्स में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बुरी ही आदतें आएंगी, कुछ अच्छे पार्ट्स भी आते हैं। जैसे किसी के एंसेस्टर अगर बहुत सुंदर थे तो हम कहते हैं ना कि ये ब्यूटी, हेल्थ, हाइट कहाँ से मिली, हमारे एंसेस्टर्स सबके सब सुंदर थे। या फिर इसकी अपोजिट, जैसे किसी पूरी फैमिली ट्री में कैंसर चल रहा है, एंसेस्टर आपके डीएनए कोडिंग में भी आ गए हैं। नॉट एवरी केसेस बट कई केसेस में ऐसा होता है। सो एंसेस्ट्रल हीलिंग इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी देखे जाएँ तो कहीं ना कहीं आप वही पैटर्न रिपीट कर रहे हो जो आपके एंसेस्टर्स करते थे। इसका एक सबसे छोटा और सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके एंसेस्टर अल्कोहलिक थे। सॉरी, नो ऑफेंस, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं एक इनर वर्क सीरीज़ में आपको गाइडलाइंस देना चाहती हूँ। जो ये अवेयरनेस में आ रहे हैं वो इस बात से पूरी तरह से रेजोनेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके एंसेस्टर पैटर्न में कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक था या चेन स्मोकर था, तो आप ये पैटर्न आगे की जनरेशन में भी नोटिस करोगे कि आपके फादर के तरफ में भी सब ये बहुत इजीली कैरी ऑन हो गया। या आप ऐसे बच्चे, पहले आप बिल्कुल नहीं थे लेकिन आपको ज़रा सा ऐसी कंपनी मिली तो आप बहुत इजीली इन्हीं चीज़ों में चले गए हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड या आपके डीएनए, सॉरी नॉट सबकॉन्शियस माइंड, वो डीएनए में वो कोड्स एनकोडेड हैं, तो आप अनकॉन्शियसली उसको फॉलो कर रहे हो। या फॉर एग्ज़ाम्पल, कईयों की फैमिली लाइन में आप देखोगे किसी की भी मैरिजेस हैप्पी मैरिजेस नहीं होती हैं। सबकी मैरिजेस ऐसी मैरिजेस है जिसमें प्यार नहीं है, जिसमें अब्यूज़ है, बी इट फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, या कनेक्टिविटी नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है। तो ऐसे भी आप देखोगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी सबके ही रिलेशनशिप्स डिस्टॉर्टेड हैं, कोई भी हैप्पी मैरिजेस में एंटर नहीं कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एंसेस्टर कोडिंग में आ गया है, ये एंसेस्टर कर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये डिफरेंट तरीके की एंसेस्टर पैटर्न्स हैं। फॉर एग्जांपल, कई एंसेस्टर्स में ये भी है कि जैसे वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं दे पाते हैं, तो इसमें बच्चा अकेले रहना प्रेफर करता है। तो अगर अभी जब आप हीलिंग कर रहे हो और आप इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो, तो आप ये फील करोगे कि आपने अबैंडनमेंट या रिजेक्शन वुंड्स फील किए। तो अगर आप इसको एंसेस्टर पैटर्न से भी कनेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके मदर फादर की भी प्रोग्रामिंग या परवरिश ऐसी ही हुई थी, तो उन्होंने वही रेसिप्रोकेट करके आगे अपने आप को दिया। क्योंकि बेसिकली हम अपनी लाइफ आधे से ज़्यादा अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ही लिव कर रहे हैं। कॉन्शियस लिविंग सिर्फ वही कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं अवेकनिंग जर्नी में स्टार्ट हो गया। जैसे कि हम कार चलाना सीखते हैं तो इनिशियल 5-7 डेज़ आप कॉन्शियसली चलाते हो, उसके बाद आप सब कॉन्शियसली प्रोग्राम्ड हो जाते हो, सोचना नहीं पड़ता, क्लच, गियर, ब्रेक, है ना, तो वो ईज़िली हो जाता है। इसी तरह से हमारे जेनेटिक प्रोग्रामिंग्स भी ऐसे ही हैं। ये हमारे डीएनए में इतने स्ट्रांगली एम्बाइब्ड हैं कि हम इतना समझ ही नहीं सकते कि हम किसके पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं। और डीप में जाऊँगी तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घर में बच्चा पैदा हुआ, मदर फादर ने ठीक है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया लेकिन इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाए, रिजेक्शन दिया। या कई फैमिलीज़ में लड़का लड़की करके आज भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होता है, तो उस बच्चों को अबैंडनमेंट एंड रिजेक्शन की फीलिंग आई, तो उसने पूरी ज़िंदगी पर अपने माँ बाप को कर्ज किया कि दे डिड दिस,
फिर वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन जर्नी में आया, उसने अपने इनर चाइल्ड हीलिंग की, अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपने आप को लव किया, सेल्फ लव से भरा, कई तरीके से वो रिजेक्शन एंड अबैंडनमेंट के वुंड्स को हील किया। अब उसी सीरीज़ में थोड़ा और वो डीप डिग करेगी या करेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि उसके मदर फादर ने जो डिफ्रेंशिएशन किया था लड़का लड़की को लेके, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ये कोई पर्सनल बिहाफ पे नहीं बोल रही हूँ मैं, लड़का लड़की को डिफ्रेंशिएट किया या इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया, तो वो भी उनके मम्मी पापा यानी कि आपके दादा दादी या नाना नानी की तरफ से उनके एंसेस्टर में कैरी ऑन हुआ। जनरली आपको इससे ज़्यादा अपने एंसेस्टर पैटर्न्स पता ही नहीं होते हैं, क्योंकि परदादा पर नानी आपको नहीं पता ना आपका कुटुंब कितना लंबा चल रहा है, या फिर किसी एंसेस्टर में किसी आपके एंसेस्टर ने किसी के साथ बहुत गलत कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल रेप हो गया या मैरिटल रेप्स में लोग रहते हैं, तो वो ट्रॉमा बहुत डीप विद इन आपके डीएनए में सप्रेस्ड होता है और उस टाइम वो बोल नहीं पाए। तो ये जो डीप ट्रॉमास हैं वो कहीं ना कहीं आते हैं और उसी जेनेटिक लाइन की जितनी भी वुमेंस होती हैं वो ट्रॉमेटाइज्ड होती हैं, उन पे अपने लिए सेल्फ वर्थ नहीं होती है। तो आपको नहीं पता चल रहा कि आप ऐसे क्यों हो, कहीं ना कहीं वो आपके डीएनए में कैरी ऑन हो रहा है। इसका एक और रीज़न ये होता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका रूट चक्रा डेवलप्ड हो जाता है। रूट चक्र में वो वही एनर्जी एम्बाइब करता है जो पेरेंटल एनर्जी ऑलरेडी रेजिस्ट करती है, तो उसमें सारे गुड एंड बैड सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। सो इसलिए बोलते हैं डीएनए हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरी और ऑडियोज़ भी देखना, मैंने उसमें डीएनए हीलिंग के बारे में बात की है, डीएनए हीलिंग के लिए डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज सुनने के लिए बात की है। तो ये तो बात हो गई कि कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है कि आप कौन सा बैड एंसेस्ट्रल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इट्स ओनली पॉसिबल थ्रू अवेयरनेस। जब आप डेली अपने आप को अवेयरनेस में लेके आओगे, अवेयरनेस में कैसे लेके आओगे, डेली 5 या 10 मिनट तक, मैं ये नहीं कहती 30 मिनट्स, अगर आप 30 मिनट्स बैठते हैं तो वेल एंड गुड, 1 आवर बैठेंगे तो और वेल एंड गुड, लेकिन हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, अपनी फैमिली लाइफ देखना है, अपना ऑफिस लाइफ देखना है। प्लीज़ सिट क्वाइटली फॉर 10 मिनट्स, अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो जैसे जैसे आप फिर उसके बाद आप खाना खाते तो कॉन्शियस ईटिंग कीजिए, पानी पी रहे हैं तो कॉन्शियसली काम कीजिए, आप ऑफिस प्लेस में काम कर रहे हो टोटली फोकस्ड ऑन दैट। तो जितना आप प्रेजेंट में रहोगे, जितना आप कॉन्शियसली रहोगे, उतना आप देखोगे आपके माइंड की फोकस पावर बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन में आते हो तो वैसे वैसे आपके कर्मा भी ब्रेक होते रहते हैं। तो जब कर्मा ब्रेक होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझने लग जाते हो, बी इट योर इनर चाइल्ड, बी इट योर एंसेस्ट्रल कर्मा, बी इट योर शैडो साइड, एनीथिंग। आप धीरे धीरे अवेयरनेस में खुद आते हो, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती हैं। यही अवेकनिंग की जर्नी है। एक दिन में आपने कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं किया, एक दिन में आप कुछ भी ख़त्म नहीं करते। तो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारे कार्मिक पैटर्न्स और डीएनए हीलिंग हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, इसको रिकॉग्नाइज़ कैसे करना है। अब बात करते हैं कि इसको हील कैसे करना है। तो पहली बात, जैसे आपने हमेशा देखा होगा कि साल में एक बार हम अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, उनको कुछ ना कुछ ऑफरिंग करते हैं ताकि वो जहाँ भी हैं वो हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और वहाँ से कर्सेस नहीं ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आए। ठीक है, वो तो आपको करना ही है, लेकिन बी इट इन अ अवेकनिंग जर्नी आपको उस पैटर्न को ब्लॉक करना है। क्योंकि जब एक पूरी फैमिली लाइन में एक इंसान ने ये चूज़ कर लिया कि उसको अब वो पैटर्न रिपीट नहीं करना, इनफ इज़ इनफ, उसको वो ब्रेक करना है, तो वो 7 जनरेशन प्रायर पहले की और 7 जनरेशन नेक्स्ट यानी कि आने वाली 7 जनरेशन को हील करता है या करती है। आप समझ रहे हैं, मैं एक बार फिर से बोलूँगी। फॉर एग्जांपल XYZ ने एक फैमिली लाइन में डिसाइड किया कि उसको ये रेपिटेटिव पैटर्न रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है और वो उसको आगे रिपीट नहीं करेगा या करेगी, तो अपने 7 जनरेशन पहले यानी कि अपने पूर्वजों को भी हीलिंग दे रही है, क्योंकि पूर्वजों को उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था, उनकी कॉन्शियसनेस लेवल लो थी, इसलिए उनसे अनजाने में जाने में जो भी है ये कर्सेस हो गए। अब उसने उनको भी हील किया क्योंकि उसने रिपीट नहीं किया वो डीएनए कोडिंग, और उसके बाद जो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि अगर आप हील नहीं होते तो वो भी रिपीट करते, तो आपने उनको भी हील किया। इसलिए हीलिंग जर्नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप अपनी फैमिली लाइन की सारी वुमेंस को, सारे मेंस को, मतलब मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों को ही हील करते हैं। तो जैसे आप रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो ये पैटर्न, आप
आप मेडिटेशन कीजिए, आप रिकॉग्नाइज़ कीजिए और मेडिटेटिवली आप विजुअलाइज़ कीजिए कि आप इन सब चीज़ों को ब्रेक कर रहे हो। और इट इज़ टफ टू ब्रेक द पैटर्न, बट यू कैन ब्रेक, डोंट रिपीट इट।